सबसे पहला सेक्शन हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का है। इसमें अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में जिक्र करें तो हमें ये पता है कि देयर आर 4 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जैसा कि गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। तो आइए हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और गो थ्रू करते हैं उन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को जिसका जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले स्पेस की बात की जाए तो गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, जबकि लिक्विड क्लोज टू ईच अदर और सॉलिड तो बहुत ही क्लोज होते हैं। नेक्स्ट बात फोर्सेस की जाए तो गैसेस में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती हैं, जबकि लिक्विड में स्ट्रॉन्ग और सॉलिड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो गैस हाई काइनेटिक एनर्जी रखती है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, जबकि लिक्विड और सॉलिड में ये मोशन कम होती जाती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज शेप। शेप में देखा जाए तो गैस हैज नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप, बट द सॉलिड इज इन अ फिक्स्ड शेप। द नेक्स्ट वन इज मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन मोशन सारी पाई जाती हैं गैसेस में, जबकि लिक्विड थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं इन तीनों मोशन में, जबकि सॉलिड में ओनली वाइब्रेशन मोशन होती है। द नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हाई रेट से होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, जबकि लिक्विड और सॉलिड में डिफ्यूजन कम होता जाता है। इवन इन सॉलिड इट डजंट हैपन। The next one is arrangement. Particles are not arranged in gas as they are in random motion. जबकि लिक्विड में भी पार्टिकल्स की कोई खास अरेंजमेंट नहीं होती, और सॉलिड की अगर बात की जाए तो देयर इज अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप, सो पार्टिकल्स अरेंज themselves in particular pattern. Next property is cooling effect. Joule-Thomson effect is shown by the gas molecule, but this effect is absent in both liquid and solid. The next one is effusion. Effusion present in a gas molecule, but it is absent in both the liquid and solid. The next is collision. Collision मतलब टकराना। तो जाहिर सी बात है, if there is a motion in gas and liquid, it means that the collision take place. But in solid, this is not a property. Example देखी जाए तो आप जैसे जानते हो कि gases में हवा, methane, ammonia, carbon dioxide, oxygen, and many more. In liquid, water, alcohol, and oil, etc. And in the solid, the diamond, rock, salt वगैरह शामिल हैं। तो ये थी वो चंद प्रॉपर्टीज जो हमने दोहराई गैसेस के लिए, और बहुत ही बेसिक नॉलेज था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज प्रेशर एंड इट्स यूनिट। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट 760 millimeter mercury column at sea level is called 1 atmospheric pressure. यानी अगर सिंपल से अल्फाज में कहा जाए कि हमारे पास एक मरकरी से भरा हुआ कॉलम हो और अगर हम सी लेवल के ऊपर उसको रखें तो वो 760 मिलीमीटर कॉलम को सपोर्ट करेगा। इसके बारे में अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आपका नॉलेज में कम है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं कि इसका क्या बेसिक नॉलेज है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ जो आपको याद करने हैं। जो यूनिट्स हैं वो कुछ यूं हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो हम बार बार केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। एसआई यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा जो कि एक एसआई यूनिट है। इसके अलावा पाउंड्स पर स्क्वायर इंच जो कि इंजीनियरिंग वर्क में काम आता है, और मिली बार मेचोरोलॉजिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं। ये मेचोरोलॉजिस्ट जो होते हैं ये मेचोर की स्टडी करते हैं, आसमान से आने वाले मुख्तलिफ पत्थर जिनको हम मेटेओर कहते हैं ज़मीन पर पड़ते हैं किस प्रेशर से, उसको नापने के लिए। बहरहाल इसके बारे में मैं एक कन्वर्जन लाइन लिख रहा हूँ, ये बात आपके एमडी कैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जिसमें हम 1 एटमॉस्फेयर के इक्वलेंट सारे जो आपको याद होने चाहिए वो प्रेशर के यूनिट्स में दे रहा हूँ। इनको याद कर लेंगे तो जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं वो भी आसानी से हो पाएंगे। इसमें शामिल है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी is equal to 760 torr is equal to 101,325 Newton per meter square is equal to 101,325 Pascal is equal to 101.325 किलो पास्कल। यानी हमने 1000 पर इसको डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं तो ये है जी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में 14.7 जो कि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, और 1.01325 बार
ये भी 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है एंड द लास्ट वन इज 1013.25 मिलीबार। तो ये थे डिफरेंट किस्म के प्रेशर के यूनिट्स जो कि एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अगर आपको एक की वैल्यू आती है और दूसरे की नहीं या पूछी जा रही है तो आप उसको निकाल सकते हैं। इसके लिए भी जो मैंने आपको भी लिंक दिया है प्रेशर का, उसमें कुछ समझाया गया है, वहाँ पर अगर आपको ये नहीं आता कन्वर्ट करना तो ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एमडी कैट के लिए जो इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी उनको ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो गैस लॉज के बारे में होंगे। दो इंपॉर्टेंट लॉज एमडी कैट के सिलेबस में पूछे गए हैं और वो हैं बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। इन लॉज को समझने से पहले हमें चंद एक कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। हम इनमें से कुछ पैरामीटर्स को वेरिएबल लेंगे और कुछ उनमें से कांस्टेंट तस्वर करते हुए अपने लॉस को पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो पैरामीटर्स हैं वो हैं वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। हम जो अपने लॉस पढ़ेंगे उनमें हम कोशिश करेंगे कि जो गैस को हम तस्वर करेंगे वो एक आइडियल गैस होगी। ये एक चूंकि तस्वर की गई एक गैस है, मतलब एक हाइपोथेटिकल गैस है या कह लीजिए एक फर्ज की गई गैस है, और इसीलिए हम उसको अपने लिए आइडियल तस्वर कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी हर बात यानी हर लॉ को फॉलो करेगी। इसी लिहाज से हम अपने इस चैप्टर में दो किस्म की गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक होगी आइडियल और नॉन रियल गैस, जबकि दूसरी नॉन आइडियल और रियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है? अगर उसको हम सिंपल सा देखें तो हम कहेंगे अ गैस विच फॉलोज ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब हम जो चाहते हैं वही ये गैस परफॉर्म करती है, या कैसे यूं कह लीजिए कि हम जो लॉ की अजम्पशन देंगे वो गैस उस पर पूरा उतरेगी। और दो नॉन आइडियल रियल गैस होती है, ये क्या होती है? अ गैस विच फॉलोज वैन डर वाल्स इक्वेशन, इट बिहेव्स डिफरेंटली एज कंपेयर टू द आइडियल गैस। मतलब ये एक रियल गैस है और वो अपनी नेचर के एतबार से ही हमें बताएगी कि वो किस तरह की है और वो किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एनी हाउ लेक्चर के दौरान हम देखते जाएंगे कि ये किस तरह की गैसेस हैं और कैसा बिहेवियर रखती हैं और उनको हम कैसे स्टडी करते हैं। चलते हैं अपने बेसिक नए टॉपिक की तरफ। बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रख लेनी है। ये भी एक सिंपल सा एमसीक्यू है। इसी चीज को देखते हुए जब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे तो वो कुछ यूं होगी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। हम इसको एट कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स नंबर ऑफ मोल पर स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल पैरामीटर्स हैं। तो आप देख रहे हो कि इसमें वॉल्यूम और प्रेशर तो लिए गए हैं एज अ वेरिएबल जो इस लॉ में चेंज होंगे, लेकिन जो बाकी पैरामीटर हैं टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल वो हमने फिक्स्ड कर दिए हैं। इस प्रोपोर्शनल इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन की शक्ल में लिखें तो ये PV इज इक्वल टू K होगा। ये भी आपके पास बॉयल्स लॉ की एक नई स्टेटमेंट है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसी चीज को अगर हम एक ही गैस की दो डिफरेंट कंडीशन या तीन डिफरेंट कंडीशन के लिए लिखेंगे तो हम कांस्टेंट रखेंगे P और V के प्रोडक्ट को। जैसा कि P1 V1 ये फर्स्ट सिचुएशन में प्रेशर और वॉल्यूम है, ये बराबर होंगे P2 V2 दूसरी सिचुएशन में नए प्रेशर और वॉल्यूम के। और इसी तरीके से हम आगे भी लिख सकते हैं P3 V3 एंड P4 V4 etc. So in simple equation P1 V1 is equal to P2 V2 is constant। अब साबित करते हैं एक्सपेरिमेंटली क्या वाकई में ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल होता है या नहीं होता। तो आप अपने सामने तीन किस्म के यहाँ पर सिचुएशंस को देख रहे हैं। ये एक ही कंटेनर है लेकिन वो तीन सिचुएशन में जाएगा, इसलिए आपको तीन यहाँ पर शक्लें या डायग्राम नजर आ रही हैं। तो फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पर सिचुएशन है इसमें कुछ यूं है कि प्रेशर सिर्फ 2 एटमॉस्फेयर है और जो वॉल्यूम है वो आपको 1 dm³ नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में जो प्रेशर है वो चेंज हो गया यानी P2 और वॉल्यूम भी चेंज हो गया V2 which is 4 atmosphere and half dm³। The next situation shows that 6 atmospheric pressure हमने डाल दिया है और इस वक्त जो वॉल्यूम है वो 1/3 dm³ है। अब आपने देखा कि हमारे पास तीन P1 V1 P2 V2 और
P3V3 आ गए हैं। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा आंसर 2 ही मिलने वाला है। जैसे फर्स्ट सिचुएशन में 2 एंड 1 इस मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ 2 आंसर आएगा एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 2 आंसर आएगा। तो इस तरह से वेरीफाई हुआ वाकई में गैस पर जितना प्रेशर डालते जाएंगे और वॉल्यूम को कम करते जाएंगे, उनका जो प्रोडक्ट है यानी पीवी वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जहां पर हमारे बहुत से MCQs क्रिएट होते हैं और इसको हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी कह रहे हैं। इस एक्सप्लेनेशन में जो आपको ये दो ग्राफ दिखाए जाएंगे, फर्स्ट ग्राफ शो कर रहा है कि हम एक्स एक्सिस पर प्रेशर और वाई एक्सिस पर वॉल्यूम ले रहे हैं और हम इस तरह से जो ग्राफ हासिल कर रहे हैं, जो एक कर्व है, इसको आइसोथर्म बोलते हैं। तो यही आइसोथर्म की डेफिनेशन भी है, यानी अ कर्व विच इज ऑब्टेन at constant temperature keeping the pressure on x-axis and volume on y-axis। अब ये तो बहुत आसान बात है, जैसे आपने याद किया एफएससी में उसी तरीके से आप इसे लिख सकते हो। अब चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि अगर हम इस आइसोथर्म को यानी कांस्टेंट टेम्परेचर 0 रखते हुए अगर ड्रॉ करते हैं, तो अगर ऐसी डायग्राम है तो अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या ये कर्व बदल जाएगा? तो हमने देखा कि टेम्परेचर को 0 से 25 कर दिया गया है, अभी भी वही कर्व आ रहा है, बट द क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस। और यही आपका एमसीक्यू है। आप कहेंगे कि एट हायर टेम्परेचर आइसोथर्म्स मूव्स अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस, यानी वॉल्यूम एक्सिस से भी दूर चला जाएगा और प्रेशर एक्सिस से भी दूर चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मजीद हायर टेम्परेचर पर कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो मजीद आगे चला जाएगा। ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पर इनवर्स ऑफ टेम्परेचर लिया है, यानी हमें चेंज किया है टेम्परेचर को इनवर्स ऑफ टेम्परेचर में। टेम्परेचर और इनवर्स ऑफ टेम्परेचर नाम से शो हो रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से 1/t कम हो जाता है एंड वाइस वर्सा। और सेकंड, वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर को लिया है। तो इस ग्राफ में अगर गौर से देखें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, लोअर टेम्परेचर पर भी स्ट्रेट लाइन आ रही है और हायर टेम्परेचर पर भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो यहाँ पर एमसीक्यू क्या है, वो ये है कि जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्रेशर और इनवर्स ऑफ टेम्परेचर के दरमियान, तो हायर टेम्परेचर पर क्या होगा? तो आप कहेंगे द स्ट्रेट लाइन मूव्स टूवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस, या उल्टा भी कह सकते हैं इट गोज अवे फ्रॉम द इनवर्स ऑफ द टेम्परेचर एक्सिस या एक्स एक्सिस। अब ये एक और तरह का ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर हम देखें, वाई एक्सिस पर पीवी ओवर आरटी लिखा है। फिलहाल यहाँ पर आप पीवी को देखें, जो पीवी है वो के बराबर है, जो अभी हम पढ़कर आए हैं बॉयज लॉ में, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ डिफरेंट गैसेस अगर हैं, इसका मतलब है वो रियल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब डिफरेंट बिहेव कर रही हैं। अगर इनको बिहेव करना था आइडियली यानी हमारे लॉ के मुताबिक, तो इसको आंसर देना चाहिए था 1। लेकिन हम देख रहे हैं कि आंसर 1 यानी कि जो गैसेस के ग्राफ हैं वो नीचे और ऊपर जा रहे हैं। बट अभी फिलहाल अभी जो हमने सीखना है वो ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ग्राफ 1 पॉइंट से काफ़ी ऊपर और नीचे हो गए हैं। लेकिन अगर यही ग्राफ दोबारा ड्रॉ करके देखा जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन पर ये जो डिफरेंट लाइंस थी वो कुछ दरमियान वाली लाइन, जिसको हम आइडियल गैस के लिए मान रहे हैं, के करीब दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी रियल गैसेस को कुछ आइडियल बना सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि किस तरह से गैसेस बिहेव करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहले ग्राफ में टेम्परेचर कम है और दूसरे ग्राफ में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम ये मान रहे हैं कि हाई टेम्परेचर पर गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। और दोनों ही ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम एक्स एक्सिस के एतबार से देखें तो प्रेशर जो शुरू में 0 है वहाँ पर ये लाइंस 1 के ज़्यादा करीब है, यानी आइडियल है। तो इसका मतलब है कि गैसेस लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर आइडियल बिहेवियर शो कर सकती हैं। और यही हम कहेंगे कि हमारी जो आइडियल गैस है, जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं अपने कानून में या कह लें लॉ की शक्ल में, वो गैसेस
हर एक प्रेशर और हर एक टेम्परेचर पर आइडियल बिहेव करती है। यहीं पर डिफरेंस आता है आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का। बहरहाल इस डिस्कशन को और भी आगे बढ़ाएंगे डिफरेंट लॉज के साथ और देखेंगे कि किस तरह से हमें मजीद समझने को मिलता है। अभी फिलहाल आपके लिए PV इज इक्वल टू K यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। द नेक्स्ट लॉ इज चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ जो है उसमें हमें जो सिंपल स्टेटमेंट मिलती है वो स्टेटमेंट यही है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन में लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर सिंपली इसको लिखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और यहाँ पर जो हम कांस्टेंट पैरामीटर लेंगे वो इन दोनों के अलावा होंगे, यानी V और T तो हमने यहाँ पर ले लिए वेरिएबल्स, तो कांस्टेंट्स होंगे प्रेशर और फिक्स नंबर ऑफ मोल। एक बार याद रहे कि हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस, तो गिवन मास ऑफ अ गैस का मतलब ही होता है फिक्स नंबर ऑफ मोल्स। तो कभी आप ये सोचें कि हम स्टेटमेंट में नहीं बोलते लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेटमेंट में नहीं बोल रहे, बट के फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस रिफ्लेक्ट्स दैट नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो गिवन मास है वो एक स्पेसिफिक है, यानी कांस्टेंट है। अब जैसे हमने पिछले लॉ के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इक्वल साइन के साथ इसको ऐसे लिखेंगे V ओवर T इज इक्वल टू K। इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज लॉ तो एक प्रोडक्ट की शक्ल में K था और चार्ल्स लॉ एक रेशो की शक्ल में K यानी कांस्टेंट है। थोड़ा सा इसी चीज़ को अगर हम अपने लिए लिखें तो हम कह सकते हैं कि रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज कांस्टेंट क्वांटिटी। ये भी आपके पास एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की। एक स्टेटमेंट और भी दी जा सकती है इसी तरीके से फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस कि V1 ओवर T1 किसके बराबर होगा KK और V2 ओवर T2 भी किसके बराबर होगा KK। तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो इसी को अगर हम एक ही गैस की जो सिलेंडर में बंद है उसकी दो सिचुएशन को देखें, तो पहली सिचुएशन में हमारे पास वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। तो अगर हम पिस्टन को मूव करवाएं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो हम देखते हैं कि पिस्टन इस तरह से मूव होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक तो लॉ वेरीफाई हो रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम V1 ओवर T1 और V2 ओवर T2 में कुछ वैल्यूज़ को पुट कर दें अपने एतबार से, तो अभी ये वेरीफाई हो जाएगा। तो दोनों लॉ यानी दोनों लॉज जो कि हमने मैथमेटिकली तौर पर लिखे हैं V ओवर T इज इक्वल टू K, ये भी साबित होता है, और V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 डिफरेंट सिचुएशंस के लिए फॉर द सेम गैस, ये भी साबित होता है। अब हम आते हैं डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो के पास। एब्सोल्यूट जीरो क्या है इसको जानने से पहले हम फिलहाल देखते हैं कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ क्या है। तो चार्ल्स लॉ में जो डेफिनेशन है एक नई एक डेफिनेशन है, यानी पहले हम ऑलरेडी दो कर चुके हैं और तीसरी ये आ रही है, और वो क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्रीज सेल्सियस फॉर एवरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल वॉल्यूम किसे कहते हैं एट 0 डिग्री। तो जो आपको ये एक ग्राफ दिखाया गया है, या कह लीजिए कि ये एक ऐसा चार्ट है जो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे रहा है फॉर अ हाइपोथेटिकल गैस। तो इसमें नज़र आ रहा है कि 0 सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है दैट इज़ 546। तो इसका मतलब ये हुआ कि 546 ओरिजिनल वॉल्यूम है। अब बात आया है कि ये क्या है, 1/273 मल्टीप्लाई बाय 546, यानी कि अगर आप 546 का जो ओरिजिनल वॉल्यूम पर 1/273 टाइम्स किया जाए तो वो निकलता है 2। यानी स्टेटमेंट के मुताबिक यही वो वैल्यू है जो अगर आप सेल्सियस में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं वो ओरिजिनल वॉल्यूम को घटाती बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 डिग्री या -1 डिग्री पर देखेंगे तो 546 में से 2 बढ़ जाएगा या 2 घट जाएगा रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से अगर 273 सेल्सियस पर देखेंगे तो वॉल्यूम इसका 2 टाइम्स यानी 546 बढ़ जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम में, जो बन जाएगा 1092। और इसी तरीके से अगर सेल्सियस में हम -273 तक टेम्परेचर ले जाएं तो -273 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 546 घट जाएगा फ्रॉम द ओरिजिनल वॉल्यूम जो भी 546 है। तो इसका मतलब है कि अब -273
जो कि एग्जैक्टली -273.16 होता है, इस पर वॉल्यूम जीरो होगा। अगर हम -273 को केल्विन में चेंज करें तो ये वैल्यू जीरो है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर है केल्विन में जो जीरो है और इस पर वॉल्यूम भी जीरो है। यहीं से ही एक स्टेटमेंट बनती है दैट इज कॉल्ड जीरो केल्विन। अब जीरो केल्विन को कैसे डिफाइन करेंगे वो हम आगे चलकर देखते हैं, लेकिन अगर आपको यही चार्ट बनाना पड़ जाए जो कि एक वैल्यूज का चार्ट है, तो क्या आपको सारा याद करना पड़ेगा? नो, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, इसको पहले देख लें, दैट इज कॉल्ड वीटी। वीटी से मुराद आपने जो भी वॉल्यूम लेना है जिस टेम्परेचर पर, वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है। मैं भी बताता हूँ किस तरीके से। बहरहाल वी नॉट जो है वो वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का होता है, और इनटू 1 प्लस टी जो कि सेल्सियस में लेंगे बाय 273। तो ये आपके पास एक फार्मूला है। इस फार्मूला में अगर आप वैल्यूज को पुट करें तो ये सारा चार्ट आप खुद भी बना सकते हैं। बहरहाल एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे मैं ऊपर बता कर आया हूं, अब आप दोबारा से देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 273, तो वैल्यूज को आप यहां पर देखें किस तरह से फार्मूला में लगाएंगे, और आखिर में आपको पता चलेगा कि 273 सेल्सियस पर जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 1092 है, जो हमें चार्ट में वैल्यूज से नजर आ गया था। और इसी तरीके से अगर -273 पर आप इसी फार्मूला को हल करते हैं तो आंसर आता है 0 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 0 सेल्सियस पर वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। अब इसी चार्ट की सारी मालूमात जो हमें वैल्यूज की शक्ल में दी गई है, अगर ग्राफ में ड्रॉ करें तो हम ये देखते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर हम वॉल्यूम इन सीएम क्यूब लेते हैं, तो इस लाइन को अगर हम पीछे की तरफ लेके आते हैं तो ये लाइन मिलती है जाकर -273.16 सेल्सियस पर एक्स एक्सिस पर, यानी कि 0 वॉल्यूम हो जाता है यहाँ पर। तो आखिर ये -273.16 सेल्सियस है क्या? इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं और डिफाइन करके बताते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन क्या होता है। Hypothetical temperature at which volume of a gas is supposed to become equal to zero. If a gas remains in a gaseous state, its value is -273.16 Celsius or 0 Kelvin. ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो ये हमने देखा कि सपोज टू बिकम इक्वल टू जीरो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सपोज करेंगे तो ये जीरो की तरफ जाएगा, एक बात। दूसरा इसी में लिखा इफ अ गैस रिमेन्स इन अ गैसियस स्टेट, यानी गैस को गैसी हालत में रहना चाहिए। अब ये जो दोनों बातें हैं ये आइडियल गैस के लिए तो सही हैं, लेकिन रियल गैस के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है। अब इस ग्राफ को हम एक नई तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हम एक्स वाई एक्सिस को क्वाड्रेंट की शक्ल में बनाएं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वही स्ट्रेट लाइन है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने पिछले ग्राफ में जो हमारे बुक में दिया गया है। अब इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से शो किया जा सकता है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इसको प्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। इसमें जो y है वो y एक्सिस है और x भी x एक्सिस है, जिस पर हमने पहले से जैसे लिए हुए थे वॉल्यूम ऑन y एक्सिस और टेम्परेचर ऑन x एक्सिस। c वो पॉइंट है जहां पर वॉल्यूम एक्सिस पर या y एक्सिस पर जो लाइन है वो जुड़ती है या इंटरसेप्ट करती है, जबकि m को स्लोप बोलते हैं। अगर हम x और y एक्सिस ले लें अपने ग्राफ के किसी दो पॉइंट पर, तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो जैसे टेन थीटा होता था, तो वो लेने पर आपको स्लोप मिल जाएगा। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बात ऐड कर दी है कि जो एंट्री टेस्ट में है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है कि हमारा ये लॉ क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, तो उसका जवाब है हाँ करता है। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कौन सी इक्वेशन होगी या जनरली कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो वो जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और हमसे अगर पूछा जाए कि इसमें m क्या होता है, तो या हमारे इस ग्राफ में स्लोप क्या है, तो y ओवर x एक रेशो है, या y ओवर x की जगह पर हम लिख सकते हैं y ओवर x पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के कंपोनेंट। जैसे मिसाल के तौर पर y के जगह पर वॉल्यूम और x की जगह पर हम टेम्परेचर लिख सकते हैं, जो हमें हमारे कंपोनेंट्स देंगे। तो बहरहाल चलते हैं अगले बात की तरफ। तो यहाँ पर आता है एक नया ट्विस्ट। It is apparent that -273.16 Celsius will be obtained when the volume of the gas becomes zero.
But for a real gas, the zero volume is impossible, which shows that this temperature cannot be attained for a real gas. तो आपको समझ में आ गया कि आइडियल गैस के लिए तो वो सही था, लेकिन रियल गैस के लिए ये ठीक नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्राफ में नजर आया था कि हमारी जो लाइन थी वो आखिर में -273.16 तक पहुंचने से पहले डॉटेड हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रियल गैस होगी वो इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही लिक्विफाई हो जाएगी और अपनी गैसियस स्टेट खो देगी। तो यहाँ पर एक बात और ख़ास ये है कि दिस इज़ हाउ वी रिकॉग्नाइज दैट -273.16 सेल्सियस मस्ट रिप्रेजेंट द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। मतलब यहाँ तक कोई रियल गैस पहुँच ही नहीं पाती, और हम ये वाली बात कि वो पहुँच जाए वो बस आइडियल गैस के लिए फ़र्ज़ कर सकते हैं। ये हैं चंद एक वो फार्मूलाज जो आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कैलकुलेशन में फॉर द MCQs। छोटे छोटे फार्मूले हैं, लेकिन भूल जाएं तो इसको अच्छी तरीके से फिर दोहरा लें। इसको आप यूज़ कर सकते हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, और इसी तरह से केल्विन को सेल्सियस में इंटरचेंज किया जा सकता है। अब आते हैं जनरल गैस इक्वेशन, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो जो हमने पहले लॉज पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इनको और एक और लॉ दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ, जिसकी स्टेटमेंट सिंपली ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लॉ हमारे पास ऐसा सच मौजूद नहीं है, बट इसकी आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो इन तीनों लॉज को अगर मिला लें तो हमारे पास सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन बनता है, V इज प्रोपोर्शनल टू NT ओवर P, जिसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो V इज इक्वल टू RNT ओवर P एंड बिल आखिर PV इज इक्वल टू NRT। और इसी को ही कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। इसकी कुछ वेरिएशंस देखते हैं जो हमारे पास MCQs में काम आएंगी। अगर हम इसी इक्वेशन को फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस लिखें तो हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू RT, मतलब N इज इक्वल टू 1। और इसी तरीके से मजीद अगर चलते हैं और R की वैल्यू मालूम करते हैं इसमें से, तो ये बनेगा PV ओवर T। इसी तरीके से चूंकि R एक कांस्टेंट वैल्यू है तो PV ओवर T को अगर डिफरेंट सिचुएशंस के लिए लिखें तो लिखेंगे P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अब फिर इसको देखें, अगर हम जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT में N की वैल्यू लगाएं जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो ये फार्मूला चेंज होकर PV इज इक्वल टू M ओवर MRT बन जाएगा। और मजीद इसको वेरिएट करें तो PM इज इक्वल टू M ओवर V RT बनेगा। अगर M ओवर V को देखें तो वो D के इक्वल होता है, तो नया फॉर्मूला होगा PM इज इक्वल टू DRT यानी डेंसिटी। और मजीद वेरिएट करें और डेंसिटी ही मालूम करना चाहें तो PM ओवर RT, और अगर हम मोलर मास मालूम करना चाहें तो M इज इक्वल टू DRT ओवर P। इसी तरीके से अगर हम मालूम करना चाहें मास ऑफ अ गैस तो इस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं PMB ओवर RT। तो ये है जी डिफरेंट किस्म की वो वेरिएशंस जो जनरल गैस इक्वेशन से हमें मिलती हैं, और ये हेल्पफुल होंगी फॉर सॉल्विंग डिफरेंट MCQs। इन तमाम वेरिएशंस को आप याद कर लें, लिख कर रख लें। कोई मसला परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये इतना आसान है, उम्मीद है कि आप आसानी से कर लेंगे। इसी तरह कुछ और पॉइंट्स भी इनसे निकाले जा सकते हैं, और वो कुछ यूँ हैं जैसा कि D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, या उल्टा कह लें कि जितना आप गैस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है और वॉल्यूम और डेंसिटी के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। इसके अलावा जो D है वो प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, और एक और बात कि D इनवर्स प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इस तरह से आप डिफरेंट फार्मूलाज में से इसी तरह के मज़ीद और रिलेशनशिप्स निकाल सकते हैं, और यही आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट R और इसके यूनिट की तरफ, जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, और इससे बहुत से मज़ीद पॉइंट्स निकलते हैं जो MCQs में काम आने वाले हैं। जैसा कि जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT है, तो R इक्वल होगा PV ओवर NT के। अब जो P यानी प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल N और T है, इसमें हमें वैल्यूज को पुट करना है। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारे पास प्रेशर के 1 एटमॉस्फेयर हैं,
और वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब है, जबकि एन सिंपली 1 मोल रखे जाएं और टेम्परेचर 273 केल्विन रखे जाएं। ये स्टैंडर्ड हमारे पास वैल्यूज़ हैं और अगर हम इन्हें पुट कर दें इसी फार्मूला में यानी R इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी में, तो हमें हासिल होने वाले हैं डिफरेंट वैल्यूज़। अब मैं आपको बता दूं कि प्रेशर को इसके अलावा मज़ीद डिफरेंट यूनिट्स में भी लिखा जाएगा, जैसा कि हमारे पास mmHg भी है, जो कि एक एटमॉस्फेयर को अगर चेंज करना हो तो 760 से मल्टीप्लाई करके हासिल किया जा सकता है। इसी तरीके से यही वैल्यू टॉर में भी सेम रहेगी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है। मतलब बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आर की वैल्यू चेंज हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम की जगह कोई और वॉल्यूम लेना चाहें तो सीएम क्यूब और मीटर क्यूब में लेंगे और इस तरह से हम वैल्यूज को चेंज कर पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वॉल्यूम है 22.414 डीएम क्यूब ये कहाँ से आया है। तो इसके लिए हमें देखना होगा एवोगैड्रोस प्रिंसिपल और वो कहता है अ 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम। यानी कि ये एक प्रिंसिपल के थ्रू हमें एक फर्जी वैल्यू भी मिली है। इसी के साथ साथ टच करते रहें एवोगैड्रोस लॉ, जो कि है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23 जो कि Na से शो होती है। और एवोगैड्रोस कांस्टेंट अगर आपको पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं Na पर मोल। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एवोगैड्रोस के बारे में थी। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमने प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर की ली है, इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम पी वी ओवर एन टी में पुट करें तो हमारे पास आर की वैल्यू कुछ ये आने वाली है। आप इन सब में देखेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर है वो सेम है, इसलिए पर केल्विन पर मोल हर एक वैल्यू का यूनिट लगेगा, जबकि जो चेंज आने वाला है वो आएगा प्रेशर और वॉल्यूम में। तो जब आप प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेंगे और डीएम क्यूब में तो आंसर पहला आ जाएगा। और अगर उसी तरीके से अगर आपने इसे चेंज करना है mmHg में तो 760 से मल्टीप्लाई करें और टॉर में भी इसी तरीके से, और सीएम क्यूब में लेके जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करें। बहरहाल ये आप कर सकते हैं, ये मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। चलते हैं एक और वैल्यू की तरफ, दैट इज न्यूटन मीटर। ये कैसे आई है? तो सिंपल हमने प्रेशर लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मीटर क्यूब जो कि एसआई यूनिट्स बनाते हैं, और इनको सिंप्लीफाई करें तो न्यूटन मीटर आंसर आता है। बाकी 1 न्यूटन मीटर चूंकि 1 जाउल के बराबर हैं इसलिए दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। और अगर हम कैलोरीज और जाउल में देखें तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल्स। तो अगर हम अगर हमारे पास जाउल्स हैं तो अगर 4.184 पर डिवाइड कर दें तो हमें कैलोरीज में आंसर मिलेगा। और इसी तरीके से जाउल को चेंज कर सकते हैं अर्ग में बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁷। तो ये थे जी सारी वैल्यूज़। बस मामला ये है कि आपको यूनिट्स और जो मैग्नीट्यूड है यानी वैल्यू है वो याद कर लेनी है, और अगर आप भूल जाते हैं तो उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि किस तरीके से आप उनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात आती है कि भाई आर है क्या। तो इसके लिए हमारी बुक लिखती है कि आर की एक फिजिकल मीनिंग भी है। फिजिकल मीनिंग ऑफ आर को अगर हम कहें तो ये कैसे होंगे, तो सिंपल सा हमें जो फार्मूला पता है पी वी ओवर एन टी, इसी को ही हम क्या करेंगे डिफाइन कर देंगे। तो क्या होगा, व्हेन द प्रेशर एट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज 22.414 डीएम क्यूब एंड इट्स टेम्परेचर इज 273.16 Kelvin, then increase in its temperature by 1 degree requires 0.0821 dm cube atmosphere energy। यानी हमने इसमें कुछ नहीं किया, बस हमने पी वी एन और टी की जो वैल्यूज़ हमने स्टैंडर्ड ली थी वो ही यहाँ पर पुट कर दी हैं, और इस तरह से हम आर के बराबर पहुँचे। और आखिर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो डी एम क्यूब एटमॉस्फेयर है ये एक और यूनिट है एनर्जी की। इसके अलावा एनर्जी की यूनिट कैलोरीज, जाउल्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग वगैरह शामिल हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी की यूनिट क्या है और फिजिकल मीनिंग ऑफ आर क्या है। और द लास्ट थिंग इज दैट कि आर एक एनर्जी है, यानी ये एक ऐसी एनर्जी है जो 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए दरकार होगी। यानी अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है ऐसी गैस का जो अपने स्टैंडर्ड प्रेशर, वॉल्यूम,
नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर पर है तो आपको सिर्फ उसको जो एनर्जी देनी है वो 0.0821 है। तो ये है जी एनर्जी और यही है आर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। इसके बारे में आपको यकीनन पता होगा, लेकिन क्विकली हम इसके पास्टुलेट्स को स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पास्टुलेट इज gases consist of the large number of a very small particles called molecule, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती हैं गैसेस। नंबर टू, molecules move haphazardly and change their direction, मतलब हर सिमत में मॉलिक्यूल हरकत करते हैं। 3. Pressure exerted by the gas molecule is due to the collision and they are perfectly elastic, यानी कि मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं और उसमें एनर्जी का चेंज नहीं आ रहा। 4. Molecule of the gas are widely separated, मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। Molecules of the gas have no force of attraction, important point, यानी गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है। 6. Actual volume of the gas molecule is negligible as compared to the total volume of the gas, यानी कि जो वॉल्यूम है गैस का जो वो घेर रही है वो एक्चुअली नहीं घेर रही, मतलब हम नेग्लिजिबल तस्वर कर रहे हैं। इसको बाद में मजीद स्टडी करेंगे। नंबर 7, motion imparted by the gravity is negligible as compared to the effect of the continuous collision, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, वो आपस में टकरा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, ग्रेविटी का कोई इशू नहीं। नंबर 8, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी यानी टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। उल्टा कह लें, टेम्परेचर जितना बढ़ा देंगे उतना ही गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो तेज़ हरकत करेंगे। अब आते हैं इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो हमें मजीद बातें बताई डिफरेंट इक्वेशंस की शक्ल में, जैसे कि बर्नौली, क्लासियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, वंडरवॉल्ड। तो इनके बारे में चंद हम बातें पढ़ेंगे। बहरहाल जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ये इक्वेशन है, जैसे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैस, ये आपने याद कर लेनी है। दैट इज पी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अगर हम मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज के बारे में देखें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, सी स्क्वायर बार इज इक्वल टू n1c1 स्क्वायर प्लस n2c2 स्क्वायर प्लस n3c3, यानी हर मॉलिक्यूल की अपनी एक वेलोसिटी है और उनको हम जमा कर लें और तकसीम कर दें, डिवाइड करें n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर, तो हमें एवरेज या मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलने वाली है, क्योंकि वेलोसिटी हमने स्क्वायर मिली है। याद रखें, मॉलिक्यूल एक चक्कर मारता है एक तरफ से और फिर वापस आता है लौट कर, तो इस तरह से समझ लीजिए दो वेलोसिटीज हो गई, इसलिए हम आमतौर पर सी स्क्वायर लेते हैं। बहरहाल इसके बारे में फिजिक्स में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया कि स्क्वायर क्यों आया है। तो स्क्वायर वेलोसिटी का मीन लिया है तो फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी ही होगी। और n1, n2, n3 जैसे मैंने अभी बताया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को शो करता है, इसको कैपिटल N से भी शो करते हैं। एक और हमारे पास इक्वेशन है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी आपने रूट ले लिया है इसका, तो रूट लिया तो जब हम इसको देखते हैं तो ये CRMSB कहलाती है और कैलकुलेट करने के बाद बिल आखिर हमारे पास फार्मूला बनता है 3RT/m अंडर द रूट, और इसको कुछ यूं भी लिख सकते हैं जिसे हम पढ़ते थे ना, PV इज इक्वल टू nRT, अगर n1 रख लिया जाए तो PV RT के बराबर होगा, तो इसी इक्वेशन में RT की जगह PV भी लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा 3PV/m अंडर द रूट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो इसके बारे में जो हम मालूमात हासिल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल लिखेंगे तो 3/2/r/n/t से लिख सकते हैं। ये उसी तरह से डिराइव हुई है, बुक में याद होगा आपको, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ते थे किसी एक ऑब्जेक्ट की, मैथ्स की, चाहे फिजिक्स में पढ़ते हैं या पर मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, तो हाफ mv², फिर हाफ को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया और फिर उसका हमने मर्ज किया 1/3 mnc स्क्वायर बार से, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। बहरहाल अभी हमने इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इतनी सी बात है 3/2r/n/t, ये इक्वेशन हमें याद हो गई। और अगर हम देखें तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस हम लिख सकते हैं n
इज इक्वल टू Na, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे, तो n को अब Na लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली R ओवर n को हम लिख सकते हैं R ओवर Na। R भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और Na भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इन दोनों को K लिख सकते हैं। तो जो नई इक्वेशन हमारे पास बनती है, अगर हम यूँ सोच लें कि 3R और 2N या 3/2K कांस्टेंट वैल्यू है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T। याद रहे कि यहाँ पर मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखा है, पर मॉलिक्यूल नहीं लिखा, क्योंकि हमने ये जो इक्वेशन अब ड्राइव कर ली है फॉर 1 मोल के लिए कर ली है, अब ये पर मॉलिक्यूल के लिए नहीं रही। तो बहरहाल लास्ट में जब कांस्टेंट खत्म करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन आएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो एक्चुअली इस सारी बहस का मकसद सिर्फ इतना सा था कि हम ये साबित कर दें कि वाकई में काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसके लिए मेरा एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप थोड़ा डीपली से समझना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी सजेस्ट भी कर दूंगा। तो जो इन लोगों ने एफएससी में थोड़ी कमी रखी है उनको वो दूर करने के लिए वो भी काफ़ी रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इज रियल गैस इक्वेशन, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन या वंडरवॉल्स इक्वेशन, ये सब के सब एक जैसी हैं। तो अगर हम बात करते हैं रियल और नॉन आइडियल गैसेस के बारे में, ये हम ऑलरेडी बहस कर चुके हैं थोड़ी सी, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा देख लेते हैं। वो ये कि ऑल नॉन गैसेस आर रियल गैसेस, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और जितनी गैसेस आपको आती हैं सब की सब रियल हैं, जाहिर सी बात है। और अगर हमने गौर किया अपनी एफएससी पर, तो हमारे पास लिखा था प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन। तो असल में वंडरवॉल ने जो हम पहले इक्वेशन पढ़ाए हैं PV इज इक्वल टू NRT, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम करेक्ट किया। तो जो पहले इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें जो नई इक्वेशन में तब्दील करके उसको बताया गया तो वो कुछ यूँ था, P प्लस AN² ओवर V² और V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। इसमें गौर किया जाए तो पहले के मुकाबले में प्रेशर बढ़ चुका है, यानी P प्लस हो गया है, और वॉल्यूम पहले के मुकाबले में कम हो गया है, यानी V माइनस NB हो गया है। यानी पहले जो हम प्रेशर देख रहे थे, यानी अब थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा कि करेक्शन में क्या हुआ है। पहले जो हम अपने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए प्रेशर ले रहे थे वो एक्चुअली कम ले रहे थे, इसलिए हमें बढ़ा कर लेना पड़ा। और वॉल्यूम जो हम पहले ले रहे थे वो ज़्यादा ले रहे थे, अब हमें कम करके लेना पड़ा। यही है जी करेक्शन। अब अगर हम इसी इक्वेशन को लिखें फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, तो ये अपने नए रूप में आ जाएगी, दैट इज P प्लस A ओवर V², यानी N में वैल्यू 1 डाल दी और N हो गया गायब। इसी तरह V माइनस B और NRT का भी N हो गया चला गया, मतलब कहाँ चला गया भाई, खत्म हो गया। 1 वैल्यू ऐड करने पर मल्टीप्लाई हो गया, सीधी सी बात। अब चलते हैं अगली बात की तरफ, और वो ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम की इस तब्दीली के बाद जो वंडरवॉल ने नई इक्वेशन दी, उसमें ऐसा क्या है जो MCQ के तौर पर इंपॉर्टेंट रहेगा या फिर MD कैट के लिए ज़्यादा अच्छा है। और वो ये है कि A और B जो नए 2 पैरामीटर इसमें ऐड किए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो A क्या है? तो A का आसान मतलब तो यही है जो हमारी बुक लिखती है, जैसे लिखती है कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम है, और B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है पर मोल, इफेक्टिव वॉल्यूम है या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है। तो आपको ये डिफरेंट नाम याद रख लेने हैं, यही आपके MCQs बन जाएंगे और आपके पॉइंट्स बनेंगे। अब चलते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये पॉइंट क्यों तब्दील हुए और A और B किस तरीके से यहाँ आए या उनका जन्म हुआ। तो इनको ज़रा बहुत सादा अल्फाज में सीखते हैं। हम कहते हैं कि A प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन है। अब KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का फॉल्टी पॉइंट नंबर 1 याद कर लीजिए। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असल में ये सही नहीं था। क्या पॉइंट है? मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने इसी को ही समझते हुए PV इज इक्वल टू NRT बनाई थी, लेकिन चूंकि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होती है इसलिए A हमारे पास आया। द नेक्स्ट वन इज B, जिसको हम प्रोपोर्शनल रखेंगे साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के, यानी जितने मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उसी हिसाब से B की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और ये कहाँ से आया? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दूसरे फॉल्टी पॉइंट की वजह से, और वो क्या था? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस।
यानी हम ये सोच रहे थे कि गैस तो जगह घेरती ही नहीं है, अगर उसके मॉलिक्यूल को बहुत करीब लाया जाए तो उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल तस्वर किया जाएगा, पर एक्चुअली वो तस्वर गलत था। हमें बी की कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो चूंकि गैस के मॉलिक्यूल का साइज छोटा बड़ा बड़ा और बड़ा हो सकता है, इसी हिसाब से बी की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। तो बिल आखिर हम छोटा सा एक यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल होंगे तो उनकी पोलैरिटी बढ़ जाती है और उनके दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती हैं, और अगर ऐसा होगा तो मॉलिक्यूल जो होंगे गैस के वो बड़ा ए और बी की वैल्यू रखेंगे और गैसेस को तस्वर करेंगे नॉन आइडियल। यानी कि अगर हम इस एरो के एतबार से देखें तो हम रखेंगे नॉन आइडियल गैसेस का लार्जर ए और बी है, और जैसे जैसे इनकी वैल्यू कम होती जाती है स्मॉलर ए बी आइडियल गैसेस बनाते हैं नॉन आइडियल गैसेस को, मतलब गैसेस मूव करती हैं टूवर्ड्स देयर नॉन आइडियल बिहेवियर टू आइडियल बिहेवियर। तो इफ A and B become zero then gas is ideal and follow the ideal gas equation। यानी अगर A और B की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये जो वंडरवॉल की जो नई इक्वेशन है ये ऑटोमेटिकली आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो कि नॉन आइडियल इक्वेशन या वंडरवॉल्स इक्वेशन इज इक्वल टू जनरल गैस इक्वेशन, या यूं कह लीजिए आइडियल गैस इक्वेशन इफ ए एंड बी जीरो। ठीक है, तो ए बी जीरो हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस जो है वो आइडियल हो जाएंगी और फॉलो करेंगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। तो अगर ए के यूनिट देखें तो हमारी वंडरवॉल इक्वेशन से ही हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, P प्राइम बोलते हैं। अगर आपको इसके बारे में इतना नहीं पता, यानी आपका एफएससी में थोड़ा सा नॉलेज पीछे रह गया है या कोई कमी रह गई है, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक मैंने दिया हुआ है पूरा वंडरवॉल इक्वेशन का अपने एफएससी का, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आप, मैं बल्कि सजेस्ट करूंगा कि अगर आप में वाकई ये बात नहीं समझ में आ रही कि इक्वेशन को कैसे बना गया, प्रेशर करेक्शन या वॉल्यूम करेक्शन कैसे की गई, तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो बताया गया है और इंशाल्लाह आपको बाय कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा कि क्या होता है। तो चलते हैं, फिलहाल अगर आपको बात समझ में आ जाती है तो बस चलो फिर यहीं से ही P प्राइम इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर और बी स्क्वायर को अगर हम चेंज करें और बना दें A इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, और इनमें इनके यूनिट को कर दें पुट। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर के लिए एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम के लिए डी एम क्यूब जो कि स्क्वायर है तो इसलिए 6 हो जाएगा, और मोल्स भी स्क्वायर हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करें तो एटमॉस्फेयर डी एम रेस्ट पावर 6 एंड मोल इन रिवर्स 2। ये हो गई दी ए के यूनिट, जिसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स, क्योंकि स्टैंडर्ड हमने वैल्यूज या कह लें यूनिट्स पुट किए हैं। और अगर एस आई यूनिट के लिए बात करना चाहें तो फिर हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर m प्लस 6, यानी कि एक्चुअली ये है इस तरह से कि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब और वॉल्यूम का स्क्वायर बना देगा इसको मीटर प्लस 6 और वही मोल इन रिवर्स 2। तो हमारे पास यूनिट बना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर कर, न्यूटन मीटर रेस्ट पावर प्लस 4 एंड मोल इन रिवर्स 2। ये जी इसका हो गया एस आई यूनिट। द लास्ट वन इज यूनिट ऑफ बी, चूंकि बी बता चुके हैं कि एक वॉल्यूम है और वॉल्यूम का यूनिट होता है डी एम क्यूब पर मोल। ठीक है, बस डी एम क्यूब कह लें एक मोल गैस के लिए, और अगर बात होती है एस आई यूनिट की तो फिर बनेगा मीटर क्यूब पर मोल। तो इस तरह से बी भी अपने वॉल्यूम के हिसाब से यूनिट रखता है, सेम टू सेम वही यूनिट रहेंगे जो वॉल्यूम के हैं, तो उसमें कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है। बी के यूनिट बहुत ही आसान होते हैं। अब आ जाए मजीद थोड़ी सी मालूमात जो कि आपको याद रखनी है। इट इज़ अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है पी वी ओवर आर टी। पहले हमने जस्ट पी वी को फोकस किया था, अब हम पी वी ओवर आर टी को फोकस कर रहे हैं। और पी वी ओवर आर टी एक्चुअली इज इक्वल टू एन होता है। अगर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से एन की वैल्यू निकालें, और अगर हम एक मोल गैस के लिए रखेंगे तो एन 1 के बराबर होगा, तो पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू 1। ये किसके लिए है? ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है और 1 इसका एक मतलब आंसर है या वैल्यू है। कहने की सिंपल बात यह है कि अगर गैसेस 1 पी वी ओवर आर टी रखती हैं यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो वो आइडियल तस्वर की जाती है। और
अब इन ग्राफ्स को देखें जो हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पर है। तो पहला हमारे पास जो ग्राफ था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था और दूसरा ग्राफ हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम देख रहे हैं कि जो गैसेस हैं वो ज़्यादा 1 से तब्दील हो गई हैं, यानी कि डेविएट कर रही हैं और नॉन आइडियल बिहेवियर है। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बिहेवियर आइडियल हो गया है। तो वही पुरानी बात, टेम्परेचर के बढ़ाने से गैसेस आइडियल होना शुरू हो जाती हैं और इसके साथ साथ अगर आप प्रेशर कम रखें तो भी गैसेस मोर आइडियल होती हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डालने से गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं और वह गैसेस बदल जाती हैं उस पॉइंट से जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का है, और वो ये कहता है कि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। यानी इफ देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, द गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव आइडियली। तो ये तभी मुमकिन है जब आप उन्हें दूर रखेंगे। और दूर कैसे रखेंगे? प्रेशर कम रखें, टेम्परेचर बढ़ा के रखें। अब जी से थोड़ा सा हमने देखा कि कुछ गैसेस नीचे की जानिब जा रही हैं, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं। इसी को देखते हुए हमने 3 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर जी यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के इक्वल है तो गैस आइडियल होगी। देयर आर नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, और ये एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसी गैस और कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो ये गैस -273.16 सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। ठीक है जी। और ये क्या है? कौन सी गैस है जी? आइडियल गैस है। Now, the Z is more than 1, then the gas is non-ideal, it is easily expandable and difficult to liquefy। इसकी एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हीलियम है और ऊपर नज़र भी आ रहा है कि ये 1 से ऊपर ही रहती हैं। और तीसरा पॉइंट है, इफ Z is less than 1 तो गैस नॉन आइडियल है, इजीली कंप्रेसिबल है, यानी इसका कंप्रेशन इजी है बानिस्बत ऊपर वाले की, और इजी टू लिक्विफाई। जब कंप्रेस हो जाएंगे, मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे तो लिक्विफाई होना भी आसान हो जाएगा। इसकी एग्जांपल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन वगैरह हैं। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि किस तरह कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें बताता है कि हम एक उनको कैटेगराइज कर सकें अपने डिफरेंट क्लासिफिकेशन में कि कोई आइडियल गैस तो है, लेकिन नॉन आइडियल गैसेस भी इस एतबार से दो टाइप में तब्दील हो गई हैं। तो नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के 1 से बढ़ जाने और घट जाने पर भी यहाँ पर दिखता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अब जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या जिस पॉइंट पर आपको मजीद क्लैरिफिकेशन चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें, ताकि हम वहां पर इसको अच्छे तरीके से दोबारा समझा सकें या फिर वहां पर आपकी कर दें हेल्प। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि जितने भी नए लेक्चर आ रहे हैं या अपडेट्स आती हैं वो फौरन आप तक पहुंच सकें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।